We'll begin with the next chapter, that is superposition of waves. और इस केस में we will start first with previous year questions, PYQs of CET directly, क्योंकि यहाँ पे PYQ ज्यादा है तो पहले हम PYQ करेंगे. The extension in the wire obeying Hooke's law is X. अभी ये Hooke's law क्या है इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, but you should know what is Hooke's law. So do you remember what is Hooke's law? Stress is directly proportional to strain within elastic limit. Stress produced in wire is directly proportional to strain produced in wire is directly proportional to stress. सिंपल लैंग्वेज में सपोज हमारे पास एक वायर है. रिमेंबर इसका क्वेश्चन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज हुक्स लॉ. सपोज हमारे पास एक वायर है और अगर हमने इस वायर के नीचे एक लोड लगा दिया, इफ वी ऐड सम लोड टू इट, तो ये लोड क्या करेगा, ये इलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा. इलोंगेशन मतलब आपको पता होना चाहिए चेंज इन डायमेंशंस. तो आप स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हो? चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस. तो बिकॉज ऑफ द लोड, लोड मतलब फोर्स, और जो फोर्स है वो टोटल फोर्स F इस पे कितना है, mg है, क्योंकि जितना लोड लगाओगे उतना फोर्स होगा. If the mass of this is m, total load is mg, total force is mg. ये पूरे वायर पे है. वायर के यूनिट एरिया पे कितना फोर्स है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इसको आप बोलते हो स्ट्रेस. स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा. इमेजिन दिस इज कैपिटल L, विच इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, एंड दिस इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. इसको डेल्टा L भी बोलते हैं तो स्मॉल l भी बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द लोड यू हैव एक्सटेंशन. तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसको बोलते हैं स्ट्रेन. एंड वेरी लॉजिकल, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा. एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब क्या? मतलब अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हो, स्ट्रेस को अगर मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करता हूं और अगर मैं स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूं, तो एक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. और इसके बाद ये जो ग्राफ होता है बन जाता है नॉन लीनियर. तो जिस लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद आपने स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ाया, देखो फोर्स थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ. यहाँ पे फोर्स कितना था और यहाँ पे कितना है, वेरी स्मॉल चेंज, बट चेंज इन स्ट्रेन इज लार्ज. तो जिस पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. और हुक्स लॉ हमको बताता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस क्वेश्चन के लिए हमको जरूरत नहीं थी, बट यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज हुक्स लॉ. तो द एक्सटेंशन, मतलब जिसको हमने डेल्टा एल बोला था, इसको ये लोग एक्स बोल रहे हैं. तो डेल्टा एल मतलब दे आर कॉलिंग दिस एज एक्स. द स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेट वायर इज v. स्पीड ऑफ साउंड is longitudinal wave, or wire can carry both the waves. Wire can also carry transverse as well as longitudinal wave. So the speed of sound in the stretched wire is v. तो पहले केस में v1 की वैल्यू कितनी है, v, और पहले केस में एक्सटेंशन कितना है, x. फिर आगे बोला है if the extension in the wire is increased to 4x, मतलब x2 की वैल्यू अगर आप 4x कर देते हो, तो what is then the speed of sound in wire, मतलब what is the speed v2 in this case. तो हमने अगर एक्सटेंशन को 4 टाइम्स कर दिया तो स्पीड का क्या होगा. तो सबसे पहले इवन दो बोल रहे हैं साउंड वेव, लेकिन ट्रांसवर्स वेव का जो प्रोपोर्शनलिटी था, ट्रांसवर्स वेव का स्पीड क्या था, अंडर रूट ऑफ t/m. तो वही प्रोपोर्शनलिटी साउंड वेव के लिए भी आता है, प्रोवाइडेड अगर वायर है तो. अगर साउंड एयर से प्रोपोगेट होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ रो बाय समथिंग समथिंग, वो अलग चीज है. हाँ, वो अलग है, ये अलग है, ये वायर है. वायर में स्पीड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ टेंशन. तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन.
अब टेंशन, टेंशन का प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा एक्स के साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? लुक, ये जो टेंशन था वो टेंशन कहाँ से आया था वायर में? तो इफ यू रिमेम्बर mg से आया था। तो हमने इसके नीचे लगा दिया था एक लोड। तो जितना ज्यादा तुम लोड लगाओगे उतना ज्यादा टेंशन होगा, और जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन भी होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, मोर इज लोड, मोर इज टेंशन, एंड मोर लोड मतलब मोर एक्सटेंशन। तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो बट tension is directly proportional to extension, therefore v is directly proportional to root of x. तो फिर v2 by v1 will be root of t2 by t1, मतलब root of x2 by x1। तो root of x2 by x1, तो v2 by v, क्योंकि v1 is v, x2 कितना है 4x, x कितना है x1 कितना है x, कैंसिल, व्हाट इज रूट ऑफ 4? 2। तो v2 कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ v। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर बी 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two waves y1 equal to 0.25 sine of 316t and y2 equal to 0.25 sine of 310t। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। इसका 316 है, उसका 310 है, मतलब बीट का क्वेश्चन होगा ये, मोर और लेस। आर प्रोपगेटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड आर, है ना, बीट्स का क्वेश्चन सिंपल। तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? n1 minus n2 या तो n2 minus n1, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। तो y1 is 0.25 sine of 316t और y2 equal to 0.25 sine of 310t। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है y1 equal to a sine of ओमेगा 1t, और ये आता है y2 equal to a sine of ओमेगा 2t। तो बाय कंपैरिजन यू विल सी ओमेगा 1 कितना आ गया 316 और ओमेगा 2 कितना आ गया 310। लेकिन ओमेगा होता है 2 पाई n, तो 2 पाई n1 इज 316 और ओमेगा 2 मतलब 2 पाई n2 इक्वल टू 310। तो n1 मिल गया आपको 316 बाय 2 पाई और n2 आपको मिल गया 310 बाय 2 पाई। यहाँ तक क्लियर? तो बीट फ्रीक्वेंसी n ये होता है n1 माइनस n2। तो n इक्वल टू n1 कितना है 316 अपॉन 2 पाई माइनस 310 अपॉन 2 पाई। तो 1 अपॉन 2 पाई कॉमन आ गया। कॉमन क्या करना है, 316 में से 310 निकाल दो, 6 अपॉन 2 पाई, तो 6 अपॉन 2 पाई, तो 3 अपॉन पाई हो गया। 3 अपॉन पाई इज बीट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसको अगर आपको थोड़े से स्टेप्स रिड्यूस करने हैं तो भी हो सकता है। कैसे होगा? वो सिंपल है। जैसे आप इक्वेशंस देखते हो ना, वो साइन के बाद ओमेगा टी होता है, तो टी छोड़ दो, बचा कौन? ओमेगा। तो ओमेगा 1 कौन है 316, ओमेगा 2 कौन है, यही समझ में आ गया था कि n1 ग्रेटर देन n2 आएगा। तो यहाँ से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर लो, 316 माइनस 310 मतलब कितना 6। ओमेगा होता है 2 पाई n1, ये आएगा 2 पाई n2, दोनों में से 2 पाई कॉमन निकल गया, 6 वन जा है 3 जा, हो गया n1 माइनस n2 3/5। हाँ, तो ऐसा आंसर है उसका, सिंपल, गुड। वो सिर्फ इनिशियल फेज में इक्वेशंस आपको याद आने चाहिए, दैट इज व्हाई आई हैव टू टेल ऑल दिस थिंग। अगला क्वेश्चन,
Again 2020 CET, two identical strings of length L and 2L vibrate with fundamental frequencies n hertz and 1.5 n hertz respectively. The ratio of tensions for smaller length to larger length is. तो दो स्ट्रिंग है, एक का लेंथ है L और एक का लेंथ है 2L. जिसका लेंथ है L उसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है कैपिटल N हर्ट्ज, राइट, और जिसका लेंथ है L2 उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1.5 N हर्ट्ज. मैं हर्ट्ज लिख नहीं रहा हूं, ठीक है. आपको पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन फॉर स्मॉलर लेंथ. स्मॉलर किसका लेंथ है, तो क्या पूछा है, T1 by T2. तो डू यू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2L रूट ऑफ T by M. अब सबसे पहले क्या क्या कांस्टेंट है वो आइडेंटिफाई कर लो. M इज कांस्टेंट, नॉट 2L. लेंथ अलग अलग है ना, तो 2L कैसे कांस्टेंट हो गया, नहीं हो सकता ना. तो यहां से N इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T बाय L. तो NL इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T. तो NL का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T. तो T1 by T2 इक्वल टू N1 L1 अपॉन N2 L2 का स्क्वायर. सिंपल. तो T1 by T2 इक्वल टू N1 कितना था, N था, और N2 कितना था, 1.5 N था. L1 कितना है, L है, ये कितना है, 2L है. हो गया क्वेश्चन खत्म. इसका क्या है, स्क्वायर है. N N L L कांस्टेंट. 1.5 into 2 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9. तो T1 by T2 इज 1 by 9. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. वापस से ये 2020 CET. When open pipe is closed from one end, मतलब open pipe now becomes closed pipe. Third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 than second overtone of open pipe. The fundamental frequency of open end pipe will be. Good question. तो पहले हमारे पास एक पाइप ओपन था, उसको अभी हमने क्लोज कर दिया, उसी को क्लोज कर दिया. मतलब ओपन पाइप और क्लोज पाइप का लेंथ सेम है, जो ट्यूब लेंथ था वो सेम है. So when open pipe is closed from one end, third overtone of closed pipe, N3C, third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 hertz than second overtone of open pipe. तो तीसरा ओवरटोन क्लोज पाइप का इज हायर इन फ्रीक्वेंसी. हायर मतलब क्या, प्लस. लोअर बोला तो क्या होता, माइनस. किसके कंपैरिजन में, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. ओके, तो ये दिया है. थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज कंपेयर्ड टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. और क्या पूछा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप. पहले तो मुझे बताओ थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप मतलब, नहीं, व्हाट इज pth ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, 2p plus 1 NC, where NC is fundamental of closed. तो थर्ड ओवरटोन मतलब 7n. तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थर्ड ओवरटोन आप बोलोगे 7NC. यहां तक क्लियर. देन अब व्हाट अबाउट सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक. ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक होता है. वो नहीं यार, तो फिर मुझे यही बताना पड़ेगा, p plus 1 n ओपन. तो N2 open will be 3N open. तो सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज थर्ड हार्मोनिक. तो ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. Therefore N3C is 7NC, N2O is 3NO plus 150. हमारा इंटरेस्ट किसमें था, फंडामेंटल ऑफ ओपन. अब एक बेसिक चीज जो हम स्टेट बोर्ड में लिखते हैं लेकिन मेंशन नहीं करते. डू यू रिमेंबर क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, V/4 LC.
लेकिन यहाँ पे ओपन पाइप को ही क्लोज किया, तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप आर सेम. डू यू रिमेम्बर, what was the fundamental frequency of open pipe? V by 12. तो 4 को क्या लिख दिया मैंने, 22. पर ये कौन है, ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. तो क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ ओपन पाइप. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, क्योंकि आई टोल्ड यू हमको क्या फाइंड करना था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप. तो क्या एलिमिनेट करना है, क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उल्टा भी अगर पूछा होगा, क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, तो ओपन पाइप के फंडामेंटल को एलिमिनेट करोगे. वो कैसे करोगे, NO इज 2 टाइम्स ऑफ NC. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 NC, बट NC इज NO by 2 इक्वल टू 3 NO प्लस 150. हो गया, क्वेश्चन खत्म. क्यों, ये पता कितना है, 3.5 है, और ये कितना है, 3 है. 3.5 में से 3 गया तो हाफ बचता है. NO by 2 इक्वल टू 150. तो व्हाट इज N ओपन, कैसे 75, 300 हर्ट्ज. दिस इज 300 हर्ट्ज. तो 300 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी जिनको लेंथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम आगे लेंगे, इस पे से आप लेंथ ऑफ पाइप भी निकालोगे. ओके, गुड क्वेश्चन. A sonometer wire under suitable tension having specific gravity. You know what is the meaning of specific gravity? हाँ, density with respect to water, उसको बोलते हैं specific gravity. Density of a substance in air upon density of the same substance in water, मतलब relative density, उसको बोलते हैं specific gravity. तो यहाँ पे आपको बोला है a sonometer wire under suitable tension having specific gravity rho vibrates with frequency n in air. If the load is completely immersed in water, the frequency of vibration will become. तो इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन. ये जेई मेन तक का क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लो. सोनोमीटर, मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा सोनोमीटर का. आई विल नॉट शो सोनोमीटर हियर. सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर से वायर होता है, जो हमने थ्योरी में किया है. वो वायर पुली के ऊपर से सीधा नीचे लटका देते हैं, उसके नीचे लोड लगा देते हैं. स्लॉटेड अरेंजमेंट. तो स्लॉटेड अरेंजमेंट में जैसे आप वेट जब डालते जाओगे तो टेंशन बढ़ते जाएगा. तो आई विल नॉट ड्रॉ हियर सोनोमीटर कंप्लीटली. आई विल जस्ट शो कि नॉर्मली क्या होता है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर से वायर है, और मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ वायर. तो यू हैव वायर डायरेक्टली हियर. यहाँ पे होता है पुली अरेंजमेंट, और फिर टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये लूज पड़ जाएगा ना, ये टॉट नहीं होगा, टॉट मतलब टाइट नहीं होगा, तो इस लूज पड़ जाएगा. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं. अब जब ये लोड एयर में है, तो टेंशन इन द वायर इज व्हाट, इज mg. दिस इज टेंशन. इसको आप नेट वेट भी बोल सकते हो, नेट वेट इन एयर. लेकिन अगर आपने ये सेम लोड अगर आपने इसको वाटर में इमर्स कर दिया, तो सेम सेटअप, सब कुछ सेम. ओनली थिंग दैट चेंजेस इज दैट यू आर इमर्सिंग दिस इन वाटर. तो आपने इस लोड को वाटर में इमर्स कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको पता होना चाहिए कि वाटर आपकी बॉडी पे भी, किसी और बॉडी पे भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको आप बोलते हो अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी. तो यहाँ पे एक अपथ्रस्ट फोर्स आ गया, दैट इज फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी. तो अब इस केस में टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले टेंशन प्योरली था mg से. अब जो टेंशन होगा वो mg माइनस fu होगा. तो यहाँ पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है सेकेंड केस में. पहले केस में तो T इक्वल टू mg है, दैट इज नॉट एन इशू, ये तो ऐसा ही है. दूसरे केस में इट विल बी mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स. और अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड कैसे करते हो ये पता होना चाहिए. रो, ओके, रो वी जी, वेरी गुड. किसका रो, किसका वी, रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कौन सा बॉडी, लोड का. जिनको नहीं पता
आई जस्ट टेल यू वेरी क्विकली। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, ये बियॉन्सी जो फोर्स है वो डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर दैट क्वांटिटी। तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट टेक्निक यूज होता है। हम करते क्या है, एक लेवल तक वाटर को फिल कर लेते हैं, और जहां तक ये वाटर लेवल है उसके जस्ट ऊपर एक एक छोटा सा पिन होल कर देंगे, और यहां से एक पाइप निकाल लेंगे, और इस पाइप को सीधा एक दूसरे कंटेनर में लेके जाएंगे। और जो भी बॉडी अब इसमें इमर्स करने वाले हो, जो बॉडी भी होगा वट एवर इट इज, मे बी अ स्फीयर, मे बी अ क्यूब, जैसे ही बॉडी इमर्स किया तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। लिक्विड का लेवल बढ़ेगा तो सीधा वो लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा दूसरे कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में जितना भी लिक्विड आया, इसका जो भी वेट होगा, दैट वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बियॉन्सी। तो फोर्स ऑफ बियॉन्सी जो होता है, अपथ्रस्ट जो होता है, इट इज वेट, किसका वेट, जो लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया। तो जितना भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है दैट इज फोर्स ऑफ बियॉन्सी। और वेट तो होता है mg, लेकिन कौन सा m, लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस का मास। तो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो जो न्यू टेंशन है, इट इज mg माइनस वेट मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू g। तो t डैश इक्वल टू m माइनस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू g। यहां तक क्लियर, करेंगे ना सॉल्व, देखते हैं। हर बार तो एक, क्योंकि इसका दूसरा मेथड भी है, आई डोंट वांट टू डू द सेम थिंग ऑलवेज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, थोड़ा खुद को सोचना पड़ता है नेचुरली। आ जाएगा आंसर, कहाँ जाएगा आंसर, आने वाला है। हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पहले कितना था फ्रीक्वेंसी, n1 कितना था, n था। n2 फाइंड करना है हमको, यू आर सपोज टू फाइंड आउट n2। तो अभी टेंशन को मैं t डैश के पे t2 बोल देता हूँ, नोटेशन चेंज कर रहा हूँ मैं, जस्ट टू कीप सेम नोटेशन। तो जहां पर टी डैश है बस वहां पर T2 बोल दूंगा मैं। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी और टेंशन का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम, मतलब अंडर रूट ऑफ टी। आपको पूछा है कि जब पूरा सेटअप लिक्विड में तुमने डाल दिया, मतलब सेटअप मतलब लोड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। तो n2 बाई n1 विल बी रूट ऑफ T2 बाई T1। लेकिन T2 खुद क्या है, m माइनस m LD इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, और अपॉन क्या है m, कैंसल एंड कैंसल। तो therefore what you will have is n2 by n1 equal to m by m is 1 minus mass of liquid displaced upon mass। ये मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, ये मास ऑफ ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब लोड है। तो n2 by n1 मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब लोड, क्योंकि ये मास किसका था, लोड का था, इनटू डेंसिटी ऑफ लोड। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, जितना वॉल्यूम लोड का है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अगर आपके पास एक स्पीयर है जिसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, तो 3 मीटर क्यूब बॉल अंदर जाने के बाद ही 3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर बाहर आएगा, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज सेम। इस सेम मतलब ये हो गया कैंसल। अब हो गया क्वेश्चन लगभग सॉल्व, देखते हैं आंसर में क्या है, वी विल चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस टू हाफ लिख देता हूँ, क्योंकि आंसर में शायद रेस टू हाफ लिखा हुआ है, रेस टू हाफ है, गुड। देन यू नो, अभी आपने मुझे बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो लिक्विड डिस्प्लेस था वो वाटर था, है ना, बराबर ना। अब इनके नोटेशन के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा डिनोट किया, वैसा डिनोट कर लेते हैं हम लोग, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। तो दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ये कौन है, ये डेंसिटी किसका है, बॉडी का, ब्लॉक का, अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1/1 माइनस रो, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये n1 को शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा n, तो रो माइनस 1/रो रेज टू, तो रो माइनस 1/रो रेज टू 1/2, ऑप्शन नंबर बी है ना, डन। तो बट ऑब्वियस we are preparing for competitive exams, we don't have that much of time, तो पहले 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 पूरा सब बताना पड़ता है ये। दिस कैन बी सॉल्व विद इन 4 और 5 स्टेप्स। कैसे, तो अब ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी पूछा है नया, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेंशन को, मतलब सीधा सीधा n2/n1, सीधा पिक्चर था T2/T1। T2, क्योंकि वाटर में तुमने वेट को डाल दिया तो वाटर ने एक अपवर्ड फोर्स लगा दिया, टेंशन आता था डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, वेट की वजह से, और अब एक अपवर्ड लग गया, मतलब अभी टेंशन कम हो गया। क्या हो गया, टेंशन कम हो गया। टेंशन कम हो गया तो अब टेंशन कम होने की वजह से, मैंने बताया टेंशन कैसे फाइंड करोगे, सीधा सीधा डेंसिटी, किसका डेंसिटी, बॉडी का, माइनस डेंसिटी किसका, वाटर का, लिक्विड यहाँ पे वाटर है, इंटू इंटू वीजी, और अपॉन पहले टेंशन क्या था, mg था, एयर में mg, मतलब रो वी जी, यहीं पे हो गया कैंसल, ये हो गया पूरा का पूरा रेज टू हाफ, ये हो गया 1 माइनस रो वाटर बाय रो इज 1/, हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये n2/n1, n1 को यहां लेके आए और n लिख दिया और हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये 4-5 स्टेप के अंदर ही हो जाता है। हम्म, पर ये पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 स्टेप का भी काम नहीं है ये। ओपन ऑर्गन पाइप and a closed organ pipe have the frequency of their first overtone identical। ओपन ऑर्गन पाइप का और क्लोज ऑर्गन पाइप का पहला पहला ओवरटोन आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, और आपको क्या पूछा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन LO/LC। ओपन पाइप का पहला ओवरटोन मतलब सेकंड फंडामेंटल, और इसका पहला ओवरटोन मतलब थर्ड फंडामेंटल, लेकिन इसका फंडामेंटल V/2L होता है और इसका होता है V/4L। करेक्ट, करेक्ट, ये और ये हो गया कैंसल, और V और V भी हो गया कैंसल, हो गया कैंसल। आपको क्या पूछा था, L ओपन बाय L क्लोज 4/3, L ओपन बाय L क्लोज इक्वल टू 4/3, डन। ऑप्शन नंबर सी खत्म। 2020 अगेन CET। तो कुछ ज्यादा ही इजी लेवल के क्वेश्चंस है ये CET में। वन वॉज गुड, पिछला वाला वॉज गुड, बट दिस वन इज एक्सट्रीमली सिंपल, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2020, when tension T is applied to a sonometer wire of length L, it vibrates with fundamental frequency N, वो N प्रिंट नहीं हुआ, it vibrates with fundamental frequency N, keeping the experimental setup same, मतलब आपने बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम रखना, मतलब वो जो 2 नाइफ एजेस होते हैं सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर उसको भी सेम रखना। देख लेते हैं आगे, when the tension is increased by 8 न्यूटन, मतलब L आपने सेम रखा है, वाइब्रेटिंग लेंथ, वायर भी सेम रखा है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है, तो जब चेंज कौन हुआ, टेंशन, और टेंशन कितना चेंज हुआ, 8। अभी देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, when the tension is increased by 8 न्यूटन है, increased by 8 न्यूटन, मतलब T2 equal to T1 plus 8, it is not 8 times of T1, increased by मतलब plus 8, the fundamental frequency becomes 3 times the earlier, सेकेंड केस का फंडामेंटल हो गया 3 times of earlier,
द इनिशियल टेंशन अप्लाइड, मतलब T1 पूछा है, टेंशन इनिशियल पूछा है, द इनिशियल टेंशन अप्लाइड वाज हाउ मच। अब सब कुछ सेम है क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है बाकी सब सेम है, तो n इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक हो गया। फिर N2 by N1 इक्वल टू रूट ऑफ T2 by T1, लेकिन N2 by N1 कितना है 3, रूट ऑफ T2 कितना है T1 प्लस 8 अपॉन क्या है T1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 9, T1 by T1 इज 1, 8 by T1, करेक्ट। ये कितना आ गया 8, तो 8 इक्वल टू, तो T1 कितना है 8 और 1 न्यूटन है, इट इज 1 न्यूटन, डन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2020, बहुत क्वेश्चन आए 2020 में। और यूनिफॉर्म, क्योंकि सॉरी सॉरी टू डू दिस, लेकिन वो 2 सेशन थे ना, मॉर्निंग इवनिंग सेशन मिला के क्वेश्चन होंगे ये। हाँ, तो 2 सेशन होता है ना सीईटी का अभी, तो दोनों सेशन मिला के है। और यूनिफॉर्म मेटल वायर हैज लेंथ एल, यूनिफॉर्म मेटल वायर का लेंथ एल है, मास एम है, डेंसिटी उसका रो है। पहली बात, ये डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी है, ये वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है, मास अपॉन लेंथ है क्योंकि दिस इज वायर। हाँ, अभी देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। वायर थिन हुआ तो लीनियर मास डेंसिटी, अगर वायर थिक हुआ तो ये वॉल्यूम मास डेंसिटी। इट इज अंडर टेंशन T एंड V इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला है, मतलब ये जो रो है ये लीनियर डेंसिटी नहीं है, क्योंकि अगर एरिया बोला है मतलब वायर थिक है, वायर थिक है तो फिर आपको, और पूछा भी एरिया है, तो वायर थिक है तो डेंसिटी कौन सा है ये, वॉल्यूम डेंसिटी है, कौन सा है ये वॉल्यूम। ओके, देखते हैं आपको क्या पूछा है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है, मतलब ये एरिया पूछा है, ये लेंथ है एल। तो लुक, एरिया किसके टर्म्स में चाहिए, velocity, this is velocity, velocity on a wire is root of T by m, where m is density। हाँ, वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो करेंगे ना कुछ हम, डू समथिंग, हैव टू डू समथिंग, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करेंगे। देखते हैं ये क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, लेकिन दिया कौन है तुमको, वॉल्यूम में, तो देखते हैं ना, अंडर रूट ऑफ T बाय लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ, ये लेंथ जाएगा ऊपर, तो V इक्वल टू रूट ऑफ TL बाय m। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। अब एरिया कैसे लाओगे, सिंपल, व्हाट इज टेंशन mg, व्हाट इज टेंशन mg, L अपॉन m, बराबर, सही है, थिंक थिंक थिंक, सही है क्या, नहीं है सही, क्यों सही नहीं है, आंसर में टेंशन है तो टेंशन को तो हटाना बिल्कुल नहीं। और एक चीज, ये m मास ऑफ वायर है, वो m लोड होता है, तो लोड, लोड जो एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाया वो, और m ये वायर का मास है, तो इसको तो कुछ करना नहीं, इसको फिलहाल टेंशन को टेंशन रखो। यू नो व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो व्हाट इज मास, सो मास देयरफॉर इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम है और ये v स्पीड है, कंफ्यूज मत करना, ये स्पीड है ये वॉल्यूम है, तो फिर मास पे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें क्या चाहिए था, एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वायर, एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया इनटू लेंथ, और साथ में क्या है डेंसिटी, कौन कैंसिल हो गया कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बी स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन एरो, बराबर, तो व्हाट इज ए,
टी अपॉन वी स्क्वायर रो, हो गया, क्वेश्चन खत्म। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है, टी अपॉन वी स्क्वायर रो।